टूरिज्म मैनेजमेंट चतुर्थ सेमेस्टर के प्यारे छात्र छात्राओं, आपके पास जो सब्जेक्ट है इको टूरिज्म प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस, पहला मैंने थोड़ा सा कवर किया था। जो पहली यूनिट है आज उसकी कुछ पार्ट्स और जो दूसरी यूनिट है उसको मैं कवर करूंगा, जिसमें टूरिस्ट मोटिवेशन, बिहेवियर, इको टूरिज्म मार्केट और जो पहली यूनिट का कुछ हिस्सा है पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोलॉजी। तो आइए शुरू करते हैं। दोपहर की नमस्ते सभी को। और मैं जहाँ पे बैठा हूँ ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर सौहार्दपूर्ण वातावरण है और मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो सेटिंग है, प्राकृतिक रूप से जो सेटिंग है, उसमें थोड़ा सा पढ़ाई करना भी बड़ा अच्छा एक लर्निंग का एक बड़ा सोर्स हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो यूनिट मैं आपको पढ़ाऊँगा इसमें आप कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं कि इको सिस्टम क्या है। इको सिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र, और पारिस्थितिकी जो तंत्र है वो इको टूरिज्म के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। जहाँ तक पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम A.G. टांसले द्वारा सन 1935 में किया गया। तो इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जैविक तथा अजैविक दोनों प्रकार के समूहों या संगठकों को शामिल किया जाता है, जो पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होकर एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी कि इसमें बायोटिक भी हो गए और अबायोटिक फैक्टर भी हो गए। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो उसके बाद आपका पारिस्थितिकी का निर्माण होता है। जनरली इकोसिस्टम को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला तो हो गया प्राकृतिक पारितंत्र यानी कि नेचुरल इकोसिस्टम, और दूसरा आपका हो गया मानव निर्मित पारितंत्र, मैन मेड इकोसिस्टम। जहाँ तक प्राकृतिक पारिस्थितिकीय तंत्र की बात आती है तो उसमें आपके जल, जंगल, झील, नदियाँ, पहाड़, झरने, ये इस प्रकार की जो प्राकृतिक उसमें अपने आप फलते फूलते हैं वो प्राकृतिक पारितंत्र में आता है। अब प्राकृतिक पारितंत्र को हम जनरली दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और दूसरा हो गया आपका जलीय इकोसिस्टम। जलीय का मतलब एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक जलीय पारितंत्र। तो जहाँ तक टेरेस्ट्रियल की आ गया तो टेरेस्ट्रियल में आपने देखा कि टुंड्रा प्रदेश हो गए, मरुस्थल हो गए, वन हो गए, उसके द्वारा घास के हरे भरे मैदान हो गए जिनको हम ग्रासलैंड कहते हैं, मिडोज कह सकते हैं इनको, सवानास कह सकते हैं, पास्चर्स कह सकते हैं। जहाँ तक वनों की बात आती तो वनों में आपने देखा होगा कुछ सघन वन होते हैं, कुछ उष्ण कटिबंधीय वन होते हैं, कुछ शीतोष्ण वन होते हैं जलवायु के अनुसार, और उसके अलावा आपके टैगा वन होते हैं जिनको शंकुधारी वन कहते हैं। तो अभी आप देखें जैसे मेरे आसपास जो दीवार के जो पेड़ हैं वो शंकुधारी प्रजाति के हैं, तो वनों का भी एक इस प्रकार से स्वरूप हो सकता है। जहाँ तक जलीय पारितंत्र की बात है, जलीय पारितंत्र में सबसे पहला है फ्रेश वाटर यानी कि अलवणीय पारितंत्र। दूसरा है मरीन बायोडाइवर्सिटी, मरीन का मतलब हो गया आपका समुद्री पारितंत्र। और तीसरा होता है ट्रांजिशनल पारितंत्र। ट्रांजिशनल को कह सकते हैं हम जो संक्रमणकालीन क्या बहुत सारी चीज़ों को लेकर जो चीज़ें पैदा होती हैं। कहीं पे आपने देखा होगा कि समुद्र में कहीं एक बहुत शैवाल भी है, कुछ अलग तरह के प्रजाति भी हैं, उसमें कुछ रेंगने वाले भी हैं, कुछ मांसाहारी हैं। तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल संक्रमणकालीन पारितंत्र। मैं इकोलॉजी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि इकोलॉजी बायोलॉजिकल साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है।
बायोलॉजिकल जो साइंस है उसका बहुत इम्पोर्टेंट ब्रांच है, जिसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों तरीके के जीवाश्म या उनको ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं। और जहाँ तक मैंने बात की कि जो इकोसिस्टम सबसे पहले यूज़ किया टांसले ने, लेकिन इकोलॉजी की जो सबसे पहला जो जनक जिसको माना जाता है वो कहते हैं राइटर, उसको कहते हैं राइटर, REITER, जिन्होंने इस इकोलॉजी टर्म का प्रतिपादन किया सन 1868 में। और उसके बाद 1869 में द टर्म इकोलॉजी वॉज स्टडीड बाय द जर्मन साइंटिस्ट अर्नेस्ट हैकल। तो अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में इसको डिफाइन किया कि व्हाट इज इकोलॉजी। और इस हैकल की अगर आप देखें कि हैकल ने बहुत बड़ी एक थ्योरी भी प्रतिपादित की है डार्विन की थ्योरी के बाद। डार्विन तो कहते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब शक्तिशाली ही राज करेगा। तो इकोलॉजी में अगर आपने देखो एक फूड चेन होती है, कार्बिवोर्स होते हैं, हार्बिवोर्स होते हैं, ओमनिवोर्स होते हैं, पेड़ पौधों पे जीवित रहने वाले कुछ ऐसी प्रजाति है। उसके साथ साथ आपने देखा होगा जो छोटे प्रजाति है, बड़ी प्रजाति उन पे सर्वाइव करती है। तो इस प्रकार से इकोलॉजिकल सिस्टम में चेन चलती रहती है। इकोलॉजी में जैसे मैंने कहा जल, जंगल, ज़मीन, आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गया, मरीन जो पूरी बायोलॉजी है, तो ये इकोलॉजी इसके अंतर्गत शामिल है। नाउ हम डिफाइन करेंगे कि इकोलॉजी क्या है, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र इकोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है। इकोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, ओइकस एंड लोगोस। ओइकस एंड लोगोस। ओइकस का मतलब होता है हाउस, मतलब घर, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो ओकोस सिग्निफाइज हाउस while logos signifies the study. It means that it is a study of environmental houses that includes all the living and non-living organism into it. So Charles Darwin idea of ecology, its evolution is very important scientific approach। और 1960 और 70 के दशक में तो पारिस्थितिकी तंत्र का बहुत बड़े स्तर पे उपयोग किया जाने लगा। क्यों? क्योंकि जब जनसंख्या, बढ़ती आबादी, पर्यावरण ह्रास और ऐसी समस्याओं का जब समस्याएं आई, तो उसके बाद वैज्ञानिकों ने इन सारी समस्याओं को निदान करने के लिए सरकार को कुछ सुझाव दिए और लोगों को इस ओर आकर्षित किया कि अब आपको पर्यावरण को बचाना है, जंतुओं के संरक्षण करना है। और एक रसेल कार्लसन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इकोलॉजिस्ट थे। 1962 में इनकी एक किताब आई, इपोक मेकिंग बुक द साइलेंट स्प्रिंग। इसने तो सरकार को ये सुझाव दिए कि अब आपको गवर्नमेंट और जो पब्लिक का रोल है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में, ये होना बहुत बड़ा आवश्यक है। और उसके बाद अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारी नीतियां बनी। 1972 की वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन एक्ट, वाइल्डरनेस एक्ट, इंडेंजर्ड स्पीसीज एक्ट, और उसके साथ साथ जो एनवायरमेंटल एक्ट बना 1985 में। तो इस प्रकार से लगभग 1962 के बाद से इस प्रकार के कानून लगभग बनने शुरू हो गए, क्योंकि जीव जंतुओं का बहुत ज़्यादा शिकार होने लग गया था, पर्यावरण पे बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा था। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ 1962 में, रसेल की जो किताब आई, और उसके बाद ये सारा का सारा क्या हुआ, इसमें कुछ सुझाव सरकार को दिए। अब मैं बात करता हूँ कि इकोलॉजी के टाइप्स क्या हैं, क्या क्या प्रकार हैं।
तो इकोलॉजी जनरली दो भागों में तीन भागों में इसको विभाजित कर सकते हैं। पहला है बिहेवियरल इकोलॉजी। बिहेवियरल इकोलॉजी का मतलब व्यवहारात्मक पारितंत्र। व्यवहारात्मक पारितंत्र में हम जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके व्यवहार की स्टडी करते हैं, जीव जंतुओं की स्टडी करते हैं, और साथ ही साथ उसमें देखते हैं कि उनका जो पॉपुलेशन है वो क्या कम हो रही है या बढ़ रही है। तो उसके लिए हम एक्स सीटू कंजर्वेशन हो सकता है, इन सीटू कंजर्वेशन होता है। इन सीटू कंजर्वेशन का होता है कि वो किसी नेचुरल हैबिटेट में रह रहे हैं, और एक्स सीटू कंजर्वेशन जू कर लिए, कुछ बायोस्फीयर रिजर्व बना दिए, नेशनल पार्क बना दिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दी। दूसरा है ह्यूमन इकोलॉजी। ह्यूमन इकोलॉजी द रिलेशनशिप ऑफ द ह्यूमन बीइंग विद द organisms, whether they are living and the non-living. We may have a direct connection with the forest. वृक्ष मित्र अगर आप देखें तो वृक्ष मित्र और गौरा देवी का तो बहुत बड़ा नाम लिया जाता है, तो जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत बहुत काम किया, और इस प्रकार से ह्यूमन के बिहेवियर को ये देखा गया कि क्या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है या नहीं हो रही। तीसरा है पॉपुलेशन इकोलॉजी। The interrelationship between the populated wildlife species and their habitat. So that is what we call population ecology. उसमें बहुत सारे जीव जंतुओं की, चाहे आपका टेरेस्ट्रियल हों, चाहे आपका एक्वेटिक हो, चाहे आपका ज़मीन पे वाले हों, चाहे आपके जलीय जीव जंतु हों। तो ये तीन तरह की मैंने आपको इकोलॉजी बता दी। अब मैं थोड़ा सा इसमें बात करूं क्या क्या प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, क्या क्या सिद्धांत हो सकते हैं इकोलॉजी के। इकोलॉजी का सबसे बड़ा सिद्धांत है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। सो विदाउट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन नथिंग कैन टेक प्लेस एज फार एज दिस अर्थ इज कंसर्न। सो द अर्थ हैज़ टू सस्टेन इफ देयर आर द एनिमल्स। और कुछ तो कहते हैं कि इफ़ यू हैव नो केयर फॉर मी, आई विल नॉट केयर फॉर यू, आई विल नॉट हैव एनी केयर फॉर यू। तो जीव जंतु भी इस तरह से कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार से हमारा क्या कहते हैं कि एक चेन चलती रहती है, और कहीं ना कहीं हम सर्वाइव करते रहते हैं। दूसरा हो सकता है आपका सो बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, और मैंने जैसे बात की थी एक्स सीटू कंजर्वेशन और इन सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू व्हाट वी कॉल, जो जीव जंतु हैं उनको अगर हम उसी प्रकार से प्राकृतिक एनवायरनमेंट कहीं पे देते हैं, जैसे हमने बायोस्फीयर रिजर्व तैयार कर दिए, जैव विविधता संरक्षित क्षेत्र हमने कर दिए, राष्ट्रीय हमने उद्यान बना दिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, चाहे आपका सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, चाहे आपका मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो। तो उत्तराखंड में तो लगभग 6 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 6 नेशनल पार्क हैं, जिसमें नंदा देवी नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है, राजा जी है, कॉर्बेट है, गोविंद है, गंगोत्री है। तो बहुत सारे उसमें एक सीटू इन सीटू कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोसिस्टम। इसका बहुत बड़ा प्रिंसिपल ये है कि आपको पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है, उसका विकास करना है। नाउ मैंने इकोलॉजी की बात की, तो इकोलॉजी के मैं कुछ आपको टर्म्स बता रहा हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला टर्म इकोलॉजी में होगा आपका इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी। बहुत बड़ा टर्म है ये इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी। दूसरा है इकोसिस्टम। तीसरा इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज इकोसिस्टम इंजीनियरिंग। नाउ देयर आर द वेरियस मैकेनिज्म जिसके द्वारा हम इकोसिस्टम को कंजर्व करने का प्रयास करते हैं। अब तो अगर आपने देखा होगा टेक्नोलॉजी की विविधता इस प्रकार से हो गई है कि सोलर सिस्टम आ गई, तो एनर्जी हमारा बहुत ज़्यादा उसका यूज़ कम हो गया, पेड़ों का कटान कम हो गया, तो जीव जंतु अपना हैबिटेट है वो बिल्कुल आसानी से रह सकते हैं। जहाँ ये समस्या सिटीज़ में, तो अगर आपने देखा होगा कि जीव जंतु तो बिल्कुल शहरों की तरफ भागने लग गए हैं। कोरोना वायरस के अभी आप इस दौर में देखें तो जीव जंतुओं के पास अपना घर तो कहीं रहने के लिए है नहीं, तो शहरों की तरफ आ गए। मंकीज़ का मिनेस अगर आप देखें, मंकीज़ प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा शहरों की तरफ बढ़ने लगे, तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स डेवलपमेंट ऑफ इकोसिस्टम। नाउ टॉकिंग अबाउट द अनदर टर्म्स दैट इज वेजिटेशन, फ्लोरा,
fauna, ecological footprints, biosphere reserve, habitat, national park, नॉन नेटिव स्पीसीज़। नॉन नेटिव स्पीसीज़ का मतलब क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर नेटिव या प्लेस में स्पीसीज़ नहीं है, कहीं अगर वहाँ से बसा के उनको वहाँ पे लाया जाता है, तो दीज आर कॉल्ड नॉन नेटिव स्पीसीज़। तो कुछ की टर्म्स हैं इकोलॉजी के। तो इकोलॉजी, क्यों मैंने इकोलॉजी के बारे में आपको बताया, क्यों मैंने इकोसिस्टम के बारे में बताया, और जब इसका जो टांचले ने सबसे पहला इसका प्रयोग किया, तो उसमें उसने कहा कि दोनों प्रकार के संघटक, चाहे जैविक हों अजैविक हों। तो इकोलॉजी इज अ मिरर विच बिकम्स अ बेस फॉर द इको टूरिज्म। इको टूरिज्म इकोलॉजी से लिया गया है। तो इको टूरिज्म इज रिलेटेड टू इकोलॉजी। इको टूरिज्म is related to the movement of a person from his or her normal place of residence among the habitats, that may be flora and fauna, and in the serene natural surrounding, serene natural attractions, destinations. Now अब हम इको टूरिज्म की बात करते हैं। तो इको टूरिज्म बेसिकली क्या है और उसके हम प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। दूसरा जो आपको वीडियो है उसमें मैं इको टूरिज्म के बारे में बात करूँगा। तो मुझे लगता है थोड़ा इकोलॉजी के बारे में आपको कुछ समझ आ गई होगी। और जिस प्रकार से ये मैं जिस जगह पे अभी हूँ, लगभग 2200 मीटर की हाइट पे है। बुरांस अभी बिल्कुल यहाँ पे खिले हुए हैं। ये तो मैं कहीं से लेके आया हूँ। ये पीछे जो मेरा एरिया आप ये देख रहे हैं, ये पूरे उत्तराखंड में सबसे बड़ा बारिश वाला क्षेत्र है। और इसको हम जो इलाका है, ये चिरबिटिया और जो टिहरी डिस्ट्रिक्ट है उसके बिल्कुल बॉर्डर पे है। और इसको जो हम कहते हैं राजबंगा। तो राजबंगा इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेनी प्लेस ऑफ उत्तराखंड। और अभी पूरी बारिश की संभावना है। अगर आप देखें तो लगभग पूरा क्षेत्र ये लगभग 5-6 दिन से बारिश हो रही है। तो इफ़ यू कैन सी how much rich is the ecology of this place, different type of flora fauna varieties। अगर आप यहाँ पे देखें, अप्रैल का आपका लगभग जाने वाला है, फ्लावर्स आपके पास इन फुल ब्लूम। और ये जो पूरा का पूरा एरिया है, दिस इज प्रोटेक्टेड अंडर द फॉरेस्ट मिनिस्ट्री। थैंक यू।